तो हाइडेगर ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा, ये देखी कि जर्मन भाषा की ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी प्रयोग की है जिसका कई बार अंग्रेज़ी के अंदर इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा, उनको बड़ी दिक्कत पड़ रही है। तो उन्होंने कुछ शब्द बनाए हैं अंग्रेज़ी में, कोशिश की है बनाने की, और ख़ुद भी ये कह दिया है कि एक्चुअली ये पता नहीं उस जर्मन भाव को एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जो हाइडेगर ने जर्मन शब्द दिए हैं। चलिए, तो हमें वो जर्मन शब्दों का जो अंग्रेज़ी अनुवाद है, जो भी अनुवाद अंग्रेज़ी में किया है, वह हमें तो उसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें जर्मन तो आती नहीं है। अब हम कल देख रहे थे हाइडेगर के, हमने 2 ही मोड देखे थे कल। हाइडेगर ने बहुत सारी मोड माने विशेषताएं, जो आदमी मैन इन द वर्ल्ड, वो आदमी जो कल्पना का आदमी है, या ज़मीन के नीचे वाला आदमी है, या चांद के ऊपर रहने वाला आदमी है, उस आदमी का वर्णन नहीं करते अस्तित्व। तो इन्होंने उसका नाम लिया डेज़ीन। डेज़ीन शब्द जर्मनी शब्द है, उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद है मैन इन द वर्ल्ड। संसार में जो आदमी है, जगत में जो आदमी है, तो जगत में उसकी कई विशेषताएं इन्होंने हमें बताई। अब हम और थोड़ी सी विशेषताएं देखेंगे, लेकिन विस्तार में नहीं देखेंगे। अब इन्होंने एक विशेषता बताई, लिविंग अहेड। जो आदमी जगत में एक्चुअल वास्तव मैन है, वो प्रेजेंट में अपना जीवन नहीं रखता, वो अपने आप को प्रेजेंट तक लिमिट नहीं करता, वो आगे के लिए सोचता है। वो अपना जीवन दूर तक सोचता है। मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, ये आदमी का एक जिम्मेदारी का एहसास है। हाइडेगर इसको कहते हैं कि जो जिम्मेदार आदमी है, वो सिर्फ ये नहीं देखता कि प्रेजेंट में कोई चीज़, अब कोई समस्या आई तो प्रेजेंट में हमने सॉल्व कर ली, लेकिन आगे इसका क्या ख़राब असर पड़ेगा या अच्छा असर पड़ेगा, तो ये हमने नहीं सोचा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है समस्या का। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम समस्या का जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या जो हम कदम उठा रहे हैं, उसका भविष्य में क्या असर होगा। तो जो रियल मैन है, वो लिविंग अहेड, वो आगे तक रहता है, आगे तक की सोचता है। मैंने एक कदम उठाया और उस कदम को, उससे मेरे अभी वर्तमान की कोई समस्या सुलझ गई, लेकिन आगे जाके और समस्याएं क्रिएट हो गई, तो ये मेरा कोई अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। हाइडेगर कहते हैं जो अस्तित्ववान मानव है, वो भविष्य की भी सोच करके कदम उठाता है। एक भी कदम उठाएगा तो ये सोच करके उठाएगा कि भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा। तो लिविंग अहेड, तो इन्होंने कहानियाँ वानियाँ ज़्यादा दी हैं, क्योंकि अस्तित्ववादी लोग हैं, और बहुत सारी उन्होंने घटनाएं दी हैं। उन घटनाओं के एग्जाम्पल भी बहुत सारी दी हैं कि एक आदमी के सामने समस्या आई, उसने वो समस्या इमीडिएसी में तो सॉल्व कर दी, लेकिन 6 महीने बाद उसके रिएक्शन इतने हुए कि और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गईं। तो जो जिम्मेदार आदमी है, जिसको हम अस्तित्ववादी आदमी कहते हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा कभी भी कि वर्तमान तक ही जो सीमित रहे। वो भविष्य को देख करके कदम उठाएगा। ये भी एक विशेषता है उस आदमी की जो अस्तित्ववान मानव है। इसके बाद और भी बहुत सारी विशेषताएं दी हैं। एक विशेषता है फैक्टिसिटी। अब फैक्ट तो हो सकती है, लेकिन जर्मनी का जो शब्द है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने फैक्टिसिटी बनाया।
फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये फैक्ट जो है ये इस तरह की फैक्ट नहीं है कि जी कल बारिश हुई है मैंने लिख दिया कि यस्टरडे इट रेन्ड, ये एक फैक्ट हो गई। ऐसी फैक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है ये कोई, बल्कि इस फैक्टिसिटी का मतलब ये है कि ये पर्सनल आदमी की अपनी फैक्टिसिटी है। इस फैक्टिसिटी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये सम्मिलित है कि मैं हूँ। इट इज़ ए फैक्ट दैट मैं हूँ संसार के अंदर। और जिसको ये बोध नहीं है कि मैं हूँ, वो आदमी नहीं है, वो सर्वाइव कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब हम कहते हैं कि मैं हूँ तो इसका मतलब मैं कैसे इस दुनिया में आया, क्यों आया, कैसे यहाँ हूँ मैं, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये फैक्टिसिटी जो है ये अबाउट माई एग्जिस्टेंस है। इसको अंग्रेज़ी वालों ने कहा कि इसको हम अंग्रेज़ी में फैक्टिसिटी को पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं दुनिया के अंदर, मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पस भी है। अब बहुत सारे लोगों ने, आज जो मॉडर्न आदमी है, उन्होंने गीता का अनुवाद भी यही किया है कि अर्जुन जो है अपनी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस भूल गया था। मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में आया क्यों हूँ। और जो आदमी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस भूल जाता है वो आदमी नहीं है। वो कोई जानवर हो सकता है या कोई मूर्ख हो सकता है। अब इसके लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े शायरों ने कही हैं बातें। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कही हैं, बहुत ज़्यादा कहा है कि मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब है कि जब मैं असर्ट कर रहा हूँ मैं हूँ, तो मुझे पर्पस है कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, कौन हूँ मैं, और मैं इस दुनिया में कैसे आया, क्यों आया। तो हमारे यहाँ उर्दू के शायरों ने बहुत पहले कहा, इकबाल ने कहा कि चाँद तेरा चेहरा जो है पीला पीला क्यों है। जो लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, या तो उनका चेहरा पीला हो जाता है, या वो लोग पीले होते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है जो शर्म से किसी ने कोई ऐसी बात पूछ ली कि हमें बड़ी शर्म आई तो हमारे चेहरे में। तो तू जो है राहे रहे मंजिल से, क्या थकान की वजह से तेरा चेहरा पीला हो गया कि लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन पर्पस पता नहीं क्यों चल रहा हूँ मैं। तो कहता है कि तुझे अपने अस्तित्व का और यह सब दुनिया के अंदर घूमने का पर्पस मालूम नहीं है, इसलिए तेरा चेहरा पीला पड़ रहा है। यू डोंट नो व्हाई यू आर एग्जिस्टिंग। तुम ये नहीं जानते तुम दुनिया में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो और क्यों घूम रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ। इकबाल कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं इस दुनिया में क्या आया हूँ, इसलिए मेरे चेहरे पे कभी पीलापन नहीं आ सकता, कभी उदासी नहीं आ सकती, हमेशा लाल रहेगा। सुरखरू का मतलब चेहरे पे बिल्कुल लारी रहेगी। तो जिनको अपने जीवन का एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं, तो इन्होंने कहा फैक्टिसिटी का मतलब अंग्रेजी में तो ये है नोइंग द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। बाकी जर्मन भाषा में फैक्टिसिटी का मतलब है मैं हूँ। जर्मन के शब्द जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद है मैं हूँ। ये असर्ट करना कि मैं हूँ, इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस दुनिया में, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या मैं ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह घूमा गंदगी के ढेर पर मर गया इसलिए आया हूँ, या कोई पर्पस है मेरी लाइफ का। तो फैक्टिसिटी का मतलब है आदमी को ये पता होना चाहिए, जो असर्ट करे आदमी कि मैं हूँ। और मैं कौन हूँ, मैं मैन हूँ, ह्यूमन बीइंग। जब वो अपने आप को मैन कहेगा कि मैं मैन हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ही इज़ रियली एग्जिस्टिंग, वही एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इस पर भी बहुत सारा, चूँकि लंबी चौड़ी बातें हैं, जिनका इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं उठा करके इसको।
कि ये पता होना चाहिए हर आदमी को। दुनिया में यही पता नहीं होता। अस्तित्ववादी कहते हैं जिनको ये पता लग जाए वो महान बन जाते हैं। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है अगर ये पता लग जाए, वाई आई हैव कम टू दिस वर्ल्ड, तो इससे डिग्निटी आएगी एग्जिस्टेंस की, मैं बहुत महान हूँ। और जिनको पता ही नहीं आए, दुनिया में धक्के खाए, लाखों लोग खा रहे हैं धक्के, कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, महानता नहीं आ सकती है। हर आदमी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइडेगर इसको भी, फैक्टिसिटी को भी मानते हैं। फिर इस फैक्टिसिटी के साथ एक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गिरावट, फॉलिंगनेस। ये आई तो कल्पना उस समय जब हाइडेगर जो थे, जब ये बमबारी हो रही थी और ये सारे लोग जो थे, जब जहाज़ आते थे तो ये छप जाते थे खाइयों के अंदर नीचे ज़मीन में। तो ये खाई में इन्होंने देखा कि मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। जैसे ही सायरन बजा तो इन्होंने देखा कोई मुझे खाई में से उठाया, तो देखा तो ये फॉलननेस है। आदमी को ये फीलिंग होती है कि मैं जो हूँ इंडिपेंडेंट हूँ, बिल्कुल किसी के सहारे नहीं हूँ। मैं दुनिया में किसी का सहारा लेने वाला नहीं हूँ। मैं कोई निर्णय लेता हूँ तो लोगों से ये भी मेरी अपनी इच्छा है कि मैं किसी से सलाह लूँ या ना लूँ, और अगर सलाह लूँ तो उसको मानूँ या ना मानूँ। तो ये लोनलीनेस का भाव जो है आदमी को, ये उसके अंदर इंडिपेंडेंस लाता है। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं डिसीज़न लेने में भी बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, और दुनिया में ये सोच के चलता हूँ कि मैं किसी का सहारा नहीं लूँगा। नाखुदाओं के एहसान से आर थी। नाखुदा कहते हैं नाउट चलाने वाले। हम किसी नाखुदा का एहसान नहीं उठाना चाहते थे। कोई हमारे ये नहीं कह सकता हम आज जब खड़े हों कि तू मेरे सहारे ज़िंदा है। तो नाखुदाओं के एहसान से आर थी, हमको साहिल पे ही डूब जाना पड़ा। हम साहिल पे डूब गए लेकिन किसी का एहसान नहीं उठाया हमने। ये ऐसी चीज़ है जिस आदमी अपने आप को कहता है मैं तो इस संसार के अंदर गिरा हूँ, इस संसार के अंदर फेंका गया हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं आया मैं इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर फेंका गया हूँ। अब इस दुनिया में मैंने क्या बनना है मैं खुद अपने आप बनूँगा। मुझे किसी पर्पज़ से नहीं बनाया गया। संसार में जितनी भी चीज़ें पर्पज़ से बनाई जाती हैं। आलू काटने थे तो उसके लिए चाकू बनाया गया कि आलू काटने की कोई चीज़ बनाओ, तो पहले पर्पस सोचा जाता है, फिर चीज़ बनती है, अस्तित्व आती है। और मैं इंसान हूँ, मेरे लिए किसी ने कोई पर्पस नहीं सोचा कि दुनिया में ऐसा काम करना है इसलिए इंसान को बनाओ। मैं बिल्कुल स्वतंत्र, फॉलन, फेंका हुआ हूँ इस दुनिया में। इसलिए मैं बताऊँगा कि मैंने क्या बनना है। कोई आदमी नहीं बताएगा कि तू क्या बनेगा, मैं खुद बताऊँगा। एप्रीहेंशन ऑफ, ये हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, विस्तार से नहीं बता रहे। एप्रीहेंशन ऑफ नथिंगनेस, शून्यता ही शून्यता है अंत में। हर चीज़ का अंजाम शून्यता में होगा। इसकी एप्रीहेंशन रहनी चाहिए आदमी को। जिनको इसकी एप्रीहेंशन नहीं होती वो बड़े परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो एप्रीहेंशन ऑफ नथिंगनेस, इसी में से चीज़ निकलती है मृत्यु का बोध। मृत्यु अटल सत्य है, ये बोध उस आदमी को जो दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे सच्चे आदमियों ने मृत्यु का बोध ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर से पूछा उसने, यक्ष ने,
कि युधिष्ठिर ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। बड़ी बड़ी चीज़ें आश्चर्य वाली हैं, इन आश्चर्य की चीज़ों में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इसमें यक्ष जी सबसे बड़ा आश्चर्य है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है? कहते जब आदमी किसी की चिता पर शमशान में उसके साथ जाता है तो उसे वहाँ विरोध होता है, वैराग्य होता है कि मुझे भी कल यहीं आना है, मेरा अंत यही है जो इसका अंत हुआ है। लेकिन जैसे ही वो शमशान से बाहर निकलता है वो ऐसे एक्शन करता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, इसको मारेगा, इसका खून चूसेगा, इसका खून पिएगा, और ये ऐसा हो जाएगा कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, मर गए मारे। तो शमशान के अंदर का जो वैराग्य है कि शमशान में वैराग्य और बाहर निकल आए, इसको इन्होंने उल्टा करके कह दिया। जो आदमी रियली एग्जिस्ट कर रहा है उसे हमेशा ये बोध रहेगा कि अंत में मौत जो है यही सबसे बड़ी सत्य है। जो आदमी खुदा से और मौत से डरते रहते हैं वो संसार में कोई गुनाह नहीं करते, गुनाह नहीं कर सकते। दो ही चीज़ें हैं जिनसे डरो। तो ये उसको अंग्रेज़ी में कह रहे हैं कॉन्शसनेस ऑफ डेथ, डेथ कॉन्शसनेस। मृत्यु ही अंत है मेरे जीवन का। ये नहीं कि शमशान में जाके वैराग हो गया और बाहर निकल के आएगा हम तो मरेंगे ही नहीं, यही दुनिया मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन जिसको ये बोध रहता है कि मुझे भी एक दिन मरना है, और जब मुझे एक दिन मरना है तो अपनी सारी जिम्मेदारियां जल्दी से निपटा लूँ। अब इस पर हमारे यहाँ बड़ा विवाद खड़ा हुआ भारत में, और अस्तित्ववादी जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं। अस्तित्ववादी व्याख्या जो की है अब लोगों ने कहा है कि प्राचीन आचार्य तो ये कहते थे लोगों को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जितने भी धर्म हैं, तेरा माता पिता की तरफ क्या धर्म है, बच्चों की तरफ क्या धर्म है तेरा, देश के लिए क्या धर्म है तेरा, इन सब की त्याग दे चिंता और मेरे आश्रम में आके बैठ जा। ये इसका अर्थ लेते थे। तो सबसे ज़्यादा आदमी, गैर जिम्मेदार आदमी इन्होंने हिंदुस्तान में पैदा किए। कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जैसा कल कर्कगार्ड भी कह रहे थे कि जो जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता वो जानवर की तरह होता है। कुत्ता कभी नहीं सोचता कि मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊं। आदमी सोचता है और उसके लिए काम भी करता है। तो जिम्मेदारी का एहसास जो है ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे यहाँ पुराने लोगों ने कहा जिम्मेदारी मत महसूस करो। सारे धर्म जितने भी हैं, सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको त्याग करके मेरी शरण में आके बैठ जाओ। लेकिन अस्तित्ववादियों ने जो गीता की व्याख्या की, उन्होंने हेडेगर वाली बात लगाई है। इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ है कि जो तेरी जिम्मेदारी है उससे मुक्त होता जा, तो फिर वो अपने आप हटती जाएगी, परित्यजेत, वो छूटती जाएगी। लड़की है, उसकी शादी कर दी, आराम से 2 दिन सो पैर पसार करके बड़ी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई मेरी। और जब ये जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएं, देन कम टू माई पेस, संन्यास आश्रम में मेरी शरण में आ जाना। जब तक संन्यास आश्रम में नहीं आता तब तक जिम्मेदारियाँ निभा। तो जिम्मेदारियों को पूरा करके मेरी शरण में, वहाँ परित्यजेत का अर्थ लिया है जिम्मेदारी से मुक्त होना। तो जिम्मेदारी से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी को छोड़ दो, बल्कि जिम्मेदारी को पूरा करके। तो अस्तित्ववादी व्याख्या जो कर रहे हैं आज गीता की, वही कर रहे हैं कि गीता ने, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग गया, बल्कि कृष्ण का कहना था कि जिम्मेदारी को पूरा कर देगा
फिर उसे छोड़ता चला, ये जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये जिम्मेदारी। और अंत में इन्होंने कहा, जो अस्तित्ववादी व्याख्या करने वाले लोग हैं, कई लोग हैं लगे हुए हैं, अस्तित्ववादी व्याख्या कर रहे हैं गीता की, उनमें हमारे बहुत बड़े आदमी, विद्वान आदमी भी हैं जिन्होंने इस तरह की व्याख्या की है। वो हैं हमारे रजनीश। रजनीश कह रहे हैं कि गीता ने कभी नहीं कहा कि तो सारी जिम्मेदारियां छोड़ करके कुत्ते बिल्लियों की तरह सबको बच्चों को छोड़ के भाग गया। तो रजनीश जो हैं वो व्याख्या कर रहे हैं गीता की जो अस्तित्ववादियों ने की है। जिम्मेदारी को पूरा कर दे तो जिम्मेदारी छूट जाएगी अपने आप, परित्यजेद, और छूटती जाएं, जब सारी जिम्मेदारियां छूट जाएं तब संन्यास ले ले। क्यों? कि जब तक आदमी परिपक्व नहीं बनता, जब तक अंडे के अंदर बच्चा नहीं बनता, मुर्गा नहीं बनता, तब तक अंडे को चारों तरफ से कठोर खोल से, ढक्कन से ढका रहना चाहिए। अगर ढक्कन में ज़रा सा भी छेद हो गया तो अंडा सड़ जाएगा और वो अंदर बच्चा जो है मर जाएगा। तो परिपक्वता अगर लानी है तो गृहस्थ आश्रम का जो शील्ड है, उस शील्ड के अंदर अपना बैठा रहे तो। और जब तू परिपक्व हो जाए, जब अंडे के अंदर जान पड़ गई, मुर्गा का बच्चा पड़ गया, उस वक्त भी अगर तूने अंडे के खोल में बैठा रहा तो बच्चा अंदर मर जाएगा। तो जब सारी जिम्मेदारियां तेरी छूट जाएं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तब वहाँ घर में रहना ठीक नहीं तेरा। जब लाइफ को परिपक्व हो गया तो आजा समाज के अंदर, अब तो विशाल हो गया। तो ये अलग अलग गीता की व्याख्याएं हो रही हैं। ये गीता की व्याख्या जो अस्तित्ववादी व्याख्या है, यही असली व्याख्या है। ये सन्यासियों ने जो व्याख्या की थी पहले, ये तो लोगों को बिल्कुल गैर जिम्मेदार बना कर, बस मेरे आश्रम में आकर अपनी तनख्वाह सारी वहीं चढ़ा दिया कर, बच्चों को कुछ नहीं, मर रहे हैं, भूखे मरने दे, कुछ भी हो। तो ये नई जो व्याख्या है, ये ऐसी व्याख्या है जिसको ये कह रहे हैं। अब इनका जो सबसे बड़ा, और भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये जो बाद में इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ना, फैक्टिसिटी, कि मैं हूँ। ये वही कह सकता है जिसको पता हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। जानवर नहीं कह सकता मैं हूँ। मैं वही कह सकता है जिसको अपने लाइफ का पर्पस पता लग जाए कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, कुछ करने आया हूँ या ऐसे ही धक्के खाने आया हूँ। तो जो अस्तित्ववान आदमी है उसको पता होगा कि मैं क्या करने आया हूँ, मेरी ये भी जिम्मेदारी है, मेरी ये भी जिम्मेदारी है, ये सारी, इसका बोध होगा उसको अच्छी तरह। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। इन विशेषताओं को हम विस्तार से इसलिए वर्णन नहीं कर सकते कि समय का अभाव है। हम अगले आदमी के विचार सुनने के लिए तैयार करना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हाइडेगर की है, जिस पर लोगों ने रिसर्च और शोध बड़े कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट, वो कंसेप्ट ऑफ टाइम है। जो आदमी अस्तित्ववान है, अस्तित्ववान का मतलब जिम्मेदार आदमी है, उस आदमी को टाइम का बड़ा बोध होता है। लोग ये कहते हैं कि जो पास्ट है वो तो गुजर गया, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, यू कैन नॉट, उस पास्ट को ना तो तुम ला सकते हो ना जिंदा कर सकते हो, वो तो चला गया। जो फ्यूचर है वो तुम्हारे बस, तुम्हें पता नहीं क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो जो प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट को ही तुम काम करो। ये कहते हैं कि प्रेजेंट में जिम्मेदार आदमी प्रेजेंट में काम नहीं करता, जिम्मेदार आदमी फ्यूचर। मैंने एक भी कदम उठा लिया और फ्यूचर बिगड़ गया देश का, तो प्रेजेंट से काम नहीं चलेगा, फ्यूचर को देख के काम करो। तो इनका कंसेप्ट ऑफ टाइम बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर कई लोगों ने पीएचडी की हैं। लेकिन उसको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं
कि भूत, भविष्य और वर्तमान आदमी के व्यक्तित्व के अंदर इकट्ठे रहते हैं। आदमी के भूत ने उस आदमी को बनाया है, क्या है वो? उस भूत से आदमी अपने आप को अलग नहीं कर सकता। जो पास्ट है वो उसकी पर्सनैलिटी में घुसा हुआ है। जो पास्ट है उसकी पर्सनैलिटी को बनाने वाला है। उस पास्ट को कैसे नकार देगा वो? अब आप छोटी सी बात सुनो है। एक आदमी ने पहली बार एक ऐसी वो गेंद जो आती है, रंगीन गेंद बच्चों की, जिसमें बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन करता है, तो बच्चा गांव का था, उसने कभी देखी नहीं थी। उसके सामने आएगी तो वो पहचानता ही नहीं। नर्स उसको बताएगी ये गेंद है, तुमने इसमें कलर देखने हैं, इस कलर को पहचानना है, परखना है। लेकिन एक बच्चा जो शहरी है, उसके अस्पताल में उसका जन्म हुआ है, उसने उसको अच्छी तरह से देखा है, और जब वो अस्पताल से निकल के घर में भी आ गया है तो उसके माँ बाप वो खिलौना ले आए हैंड आई कोऑर्डिनेशन का लाने के लिए, तो वो फट से पकड़ लेगा उसको कि ये देखो ये कलर है। तो पास्ट को कैसे भुला देंगे आप? जिन्होंने पास्ट में ये चीज़ अनुभव ही नहीं की, उनके लिए नई चीज़ बिल्कुल ऐसी हो गई कि उन्हें बताना पड़ रहा है। और जिन्होंने पास्ट में देखा है वो फट से उसको पहचान लेंगे। तो कैसे पहचान लिया? पास्ट जिंदा है उनके व्यक्तित्व में, पास्ट मरा नहीं है। वो पास्ट जो है उनके सारे बिहेवियर को तय कर रहा है। इसी तरह फ्यूचर के बारे में तो उन्होंने कहा था लिविंग अहेड, ये तो पहले ही इन्होंने कह दिया था कि जिम्मेदार आदमी फ्यूचर की सोच करके कदम उठाता है। तो फ्यूचर जो है वो आदमी का, चाहे कुछ भी अनसर्टेन हो, लेकिन ये आदमी अपनी कैलकुलेशन करेगा फ्यूचर की, और जब कदम उठाएगा, नहीं तो कदम नहीं उठाएगा। जल्दबाजी में कदम उठाने वाले नाश कर देते हैं, देश का भी नाश कर देते हैं, घर का भी नाश कर लेते हैं सारा। फ्यूचर की सोचो, दूर तक सोचो। इसको कहते हैं विजडम। ये नॉलेज नहीं है, विजडम है ये। तो जो हमारा आदमी है वो वाइज होगा, विजडम वाला। तो ये काल की जो कल्पना है इनकी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट कल्पना है। पूरा इस पर इन्होंने ग्रंथ लिखा है। जैसा मैंने कहा, इनके काल के ग्रंथ पर लोगों ने पीएचडी भी की हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत डिटेल में है। तो जो काल के बारे में देखना चाहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान, वर्तमान इज द प्रोडक्ट ऑफ भूत। आपका जो वर्तमान है वो आप जिस तरह के भविष्य से निकल कर आए हैं, भविष्य की प्रोडक्ट है। आप भविष्य में, भूतकाल में घर में चम्मच से रोटी खाते रहे हैं, तो जब होटल में गए तो आपको वहाँ चम्मच रखी थी, आपने उठाई। और जो चम्मच से रोटी नहीं खाता रहा, गांव वाला है, वो हाथ से रोटी खाता रहा। वो जब होटल में गया तो उसने कहा ये क्या रखी है, ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा भैया चम्मच है, इससे कैसे खाना खाया जाता है? तो जिनका भूत उनके व्यक्तित्व के अंदर मौजूद है, वो उस भूत को कैसे निकाल देंगे अपने यहाँ। तो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने टाइम पे लिखा है। अब ये जो सारे मोड हैं, ये हमने थोड़े थोड़े बहुत एक एक केवल उनका नाम ही लिया है और एक एक शब्द में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हाइडेगर नहीं है, सारे ही अस्तित्ववादी चूँकि साहित्य का सहारा लेते हैं, इसलिए बड़ा बड़ा साहित्य इन्होंने रचा इस पर।